अब हम बात करेंगे अबाउट दी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव का मतलब हुआ एक के बाद एक। ठीक। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एटम है एक्स, अभी ये न्यूट्रल एटम है, हमने इसको एनर्जी दी। जैसे इसे एनर्जी मिलेगी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्स पॉजिटिव। तो इस एनर्जी को बोल देते हैं IE1, क्योंकि हमने इसका पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट स्टेप की हो गई, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये जो आयन प्रोड्यूस हुआ एक्स पॉजिटिव, अगर इसको और एनर्जी दे दें हम, तो इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब क्या होगा, एक्स पे चार्ज आएगा 2 पॉजिटिव, बिकॉज ऑलरेडी ये पॉजिटिव था, एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और चला गया तो ये बन जाएगा 2 पॉजिटिव। तो मान लेते हैं इस स्टेप की जो एनर्जी है वो है IE2। सिमिलरली अब ये जो X2 पॉजिटिव है, अब हमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करना है, इसको एनर्जी देंगे तो ये चेंज हो जाएगा इनटू X3 पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो इस स्टेप की जो एनर्जी है उसको मान लेते हैं IE3। तो ये IE1, IE2, IE3 जो है इनको बोला जाता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अलग अलग स्टेप्स की जो एनर्जी निकल रही है और एक एक करके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। कभी भी दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव नहीं होते, जो आयोनाइजेशन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन का होता है फर्स्ट स्टेप। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो यू नीड टू रिमेंबर दिस सीक्वेंस। IE1 सबसे कम है, IE2 उससे ज्यादा होगा, IE3 उससे भी ज्यादा होगा। यानी कि जो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हमेशा बढ़ती है। एक चीज और आप याद रखना, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी, और जब भी एनर्जी सप्लाई की जाती है वो हमेशा होती है पॉजिटिव। और हर एक स्टेप की एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो IE1 कम है, IE2 उससे ज्यादा है, IE3 उससे भी ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं इसके रीजन की कि ऐसा क्यों होता है। देखो, पहले केस में जो एक्स है वो एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम को कुछ एनर्जी दी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर दिया। अब ये चेंज हो चुका है पॉजिटिव आयन में। तो आप खुद सोच के देखो, क्या ये पॉजिटिव इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को जाने देगा? बिल्कुल नहीं, ये ऑलरेडी में ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन के जाने के बाद। तो क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसका जाना मुश्किल है, इसलिए हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। मान लो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवा दिया। अब क्या है, अगर X2 पॉजिटिव से एक और इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है। अब तो देखो चार्ज पॉजिटिव बढ़ चुका है, 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव और इस नेगेटिव में अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्ग हो चुका है, न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो फिर भी अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस बार जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो और भी ज्यादा होगी पहले से। पहला केस न्यूट्रल था तो प्रॉब्लम नहीं थी, बट आगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है ना, जिसकी वजह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का जाना मुश्किल है। तो क्या होगा, सक्सेसिव जो एंथैल्पीज होती हैं वो कंटिन्यूअसली बढ़ती ही जाएंगी। फाइनली अब बात करते हैं इसके वेरिएशन की अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो अलोंग द पीरियड जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ये हमेशा की इंक्रीज होती है। तो याद रखना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ एन एटम। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस द पीरियड, वहां पे एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एटम जो है बहुत छोटा हो जाएगा। अब जितना छोटा एटम होगा, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन उतना ही पास में होंगे। जब पास में होंगे इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। अब उस अट्रैक्शन को तोड़ के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वी रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटम का साइज धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। तो आपको ये सोचो, छोटे साइज में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस बहुत ही पास है, अट्रैक्शन ज्यादा है, देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ऑन दी अदर हैंड जब हम जाते हैं टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, हमें पता है नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाती हैं, ये वेरिएशन हम पढ़ चुके हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगी एटम का साइज बड़ा हो जाएगा। अब आप खुद देखो, जितना बड़ा एटम का साइज होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उतना ही एक दूसरे से दूर होंगे। जब वो बहुत दूर होंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, बिकॉज यहाँ इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अब क्योंकि ये इजीली रिमूव हो सकता है, अट्रैक्शन कम है, देयरफॉर लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा इंक्रीज होगी और डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल ऑलवेज डिक्रीज। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले समझ लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है। It is defined as the energy required to remove an electron from the outermost shell of an atom. वैसे तो होता है of an isolated gaseous atom,
जो कंप्लीट डेफिनेशन है वहाँ सिंपल एटम ना लिख करके आइसोलेटेड गैसियस एटम लिखा जाता है। इन शॉर्ट, अगर हमारे पास कोई एटम है, उसे हम बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन के टाइम में कन्वर्ट होगा विद द रिमूवल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं उसी को बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थोड़ा और डिटेल में इसको समझते हैं। किसी भी एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, हैवी मास होता है जहां पर, उसके बाहर अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर एटम को हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके एक्साइटेड स्टेट में जाकर फिर वहां से वापस आ जाता है। और ज्यादा एनर्जी देंगे वो जंप करके और हायर शेल में जाएगा, फिर वहां से लौट के वापस आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है एक्साइटेशन। लेकिन अगर हम सेम एटम को बहुत ज्यादा एनर्जी दे दें तो वही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, थोड़ा सा दूर ना जाकर के बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, फिर उस एटम से कंप्लीटली रिमूव हो जाता है हमेशा के लिए। तो इसी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन। और इस रिमूवल के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे वो सोशल में हम नारा पढ़ते थे ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वैसे यहाँ पे तुम मुझे एनर्जी दो मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूंगा। और एक इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ इसका रिवर्स भी काम करता है, तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो तो मैं तुम्हें एनर्जी दूंगा। वो खैर हमारा अगला टॉपिक है, बट अभी के लिए जैसे हम किसी भी एटम को एनर्जी देंगे उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उससे कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। द प्रोसेस इज आयोनाइजेशन एंड द एनर्जी इन्वॉल्व्ड इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्योंकि एक तरीके की एनर्जी है, देयरफॉर जो इसकी यूनिट है वो है किलोजूल पर मोल, तो पर मोल के लिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात है, वो ये है कि जैसे मैंने अभी तक यहाँ लिख दिया कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, बट सिर्फ एटम ना लिख करके व्हाट डू वी राइट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है वो कहाँ से निकालना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम से। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। देखो अगर कोई चीज हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड में हमें पता है दी एटम्स आर क्लोजली एंड टाइटली पैक्ड। अब यहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये जो सेंटर वाला एटम है मुझे इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सिर्फ इसके इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आसपास और बहुत सारे एटम्स हैं तो उन सबके जो न्यूक्लियाई है वो भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। इसका वाला न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, लेकिन आसपास जितने एटम्स हैं उनके न्यूक्लियाई भी तो अट्रैक्ट करेंगे उस इलेक्ट्रॉन को। सेकेंडली आसपास के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे होंगे। तो जो हमें वैल्यू मिलती है एंथैल्पी की वो एक्यूरेट नहीं मिलती। ये कुछ ऐसा ही आप समझ लो कि क्लासरूम है जहाँ पे बच्चे टेस्ट या एग्जाम दे रहे हैं, टीचर ने क्वेश्चंस नोट करवाए एंड द टीचर गोज आउट फॉर समथिंग। अब आपको पता ही है क्या होगा, द टीचर इज नॉट देयर, देयर आर नो सीसीटीवी कैमरास, तो क्या होगा, टेस्ट सब कंप्लीट करेंगे, मार्क्स सबके आएंगे, लेकिन जो मार्क्स होंगे वो किसी के भी एक्चुअल मार्क्स नहीं होंगे, थोड़ा बहुत पूछना बताना हो ही जाता है, ठीक है। लेकिन उन्हीं बच्चों को अगर हम दूर दूर बैठा दें, मान लो एक क्लास में बस 4 या 5 स्टूडेंट्स हैं एंड द टीचर इज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट, तब क्या होगा, अब जो मार्क्स आएंगे वो बिल्कुल उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस शो करेंगे। ऐसा यहाँ पर है, जब तक एटम बाकी एटम से जुड़ा हुआ है तो जो एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी, इसीलिए एटम को अलग करना जरूरी होता है। तो मान लो एक एटम को हमने यहाँ से निकाल के अलग कर दिया। अब ये अलग करना सॉलिड स्टेट में तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज एटम्स के बीच का अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉलिड को चेंज कर देते हैं गैसियस फॉर्म में। अब गैसेस में आपको पता है पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, जब वो ऑलरेडी दूर दूर है वहां से किसी एक को निकाल पाना इज बिट सिंपल। तो इसीलिए यहाँ पे टर्म क्या लिखी थी, आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब आइसोलेट करना है एक एटम को, सिंगल सेपरेट एक एटम को निकाल लेना है ताकि एंथैल्पी की वैल्यू एक्यूरेट मिले। और ये किस में पॉसिबल है, गैसियस स्टेट में बहुत इजी है, पॉसिबल भी है, देयरफॉर वी यूज दिस टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम।